डिजिटल अरेस्ट, यह शब्द आपने अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा, अखबारों की हेडलाइन में भी पढ़ा होगा, दोस्तों से सुना होगा, पुलिस वालों ने भी आपको समझाया होगा, व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज आया होगा। पहली बार यह पुख्ता खबर सामने आई है कि जो साबित करती है कि डिजिटल अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट में लाखों नहीं 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे। 2.5 करोड़ रुपए एक डॉक्टर से उड़ा लिए गए। यह बात कोई कहीं सुनी बात नहीं है, हवा हवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने यह खुलासा किया है कि डिजिटल अरेस्ट एक सच्चाई है। इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके फोन पर एक कॉल आता है, धीरे धीरे आपको एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है कि आप करोड़ों रुपए दे देते हैं। इस खुलासे की एक बात और गौर से सुनिएगा। इससे बड़ी खबर यह है कि आपके लिए इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। तो आप भी सावधान हो जाइए और टीवी का वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिए। हेलो। हेलो, जी। मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं कस्टम ऑफिस से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं थाने से बोल रहा हूँ। 1 अगस्त की सुबह 8 बजे के करीब कुछ ऐसा ही हुआ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक फोन आया और लखनऊ के डॉक्टर रुचिका टंडन की जिंदगी में तूफान आ गया। नींद उड़ गई, चैन छिन गया। 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर कॉल पर धड़कन बढ़ जाती। हद तो तब हो गई जब कैमरे पर कैद कर दी गई। दूसरी तरफ से फोन पर आवाज आती, जितने पैसे की डिमांड आती, पैसे ट्रांसफर करने बैठ जाती। इन 7 दिनों में डॉक्टर रुचिका ने 2.5 करोड़ रुपए विदेशों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। अपना अकाउंट खाली कर दिया। बूढ़ी मां की पेंशन के पैसे निकल गए। एफडी पॉलिसी सब कुछ तोड़नी पड़ी। 7 दिनों तक एक एक लम्हा दहशत में जिया। जब सब कुछ लुट गया, तब एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गई हैं। जो मतलब मेरे फैमिली के पेरेंट्स के मदर के जो भी जॉइंट अकाउंट्स थे, उनके पेंशन का जो पैसा था और अपना जो पीपीएफ वगैरह का जो मतलब जो भी सेविंग्स थी, एफडीज थे, पॉलिसीज़ थी, जो कुछ भी जिस भी तरीके का मनी था अकाउंट में, वो सारा इन्फॉर्मेशन देके उन्होंने मतलब वो सब कुछ ट्रांसफ़र किया एक हफ्ते, अराउंड 1 वीक के अंदर। कॉल किसी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ भी अगर फेस ना दिखे तो वो फिर कॉल कर देते थे तुरंत। और 5 मिनट्स की उनको अगर कभी नहीं भी, जैसे जहाँ पर उन्होंने कहा था कि नहीं व्हाट्सएप के थ्रू बात करनी है बैंक्स में जैसे कि, तो वो उनको अपडेट्स देते रहना। मतलब 5 मिनट में अगर नहीं अपडेट जाती थी तो उनका कॉल आ जाता था वापस। तो वो हमेशा वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप से कनेक्टेड ही रहते थे। साइबर क्राइम की भाषा में डॉक्टर रुचिका के साथ 7 दिनों तक जो हुआ उसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है और ऐसी ठगी को डिजिटल फ्रॉड। ये खबर आपको सावधान करने वाली है और जरूरी नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने समझदार हैं। साइबर ठग अब ऐसे ऐसे तरीके इजाद कर रहे हैं जिसके चक्कर में अच्छे पढ़े लिखे और जानकार लोग भी फंस जा रहे हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर इन ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया तो आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और पुलिस को इस प्रकार के कार्यप्रणाली की जानकारी हुई थी, परंतु ये केस बिल्कुल ही अलग था क्योंकि डॉक्टर रुचिका टंडन जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, एक जानी मानी डॉक्टर हैं, उनको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कुल 7 दिन डिजिटल अरेस्ट पर कुछ अपराधियों ने रखा। इसके बारे में लीड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही मिली
ये गैंग जिस तरह से काम करता है ये बहुत ही प्रोफेशनल और शातिर तरीका है। ये किसी भी व्यक्ति को जिससे ये काम शुरू करता है उसको पूरी तरह से वश में ले लेता है। इस तरह की बातें करता है, ऐसा डर दिखाता है कोर्ट्स का, बड़ी एजेंसीज का, कि जो शिकार है इनका वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और वही काम करता रहता है जो उसे बताया जा रहा है। अक्सर इन चीज़ों के लिए पहले किसी अननोन कॉल सेंटर से काम करके किसी पैकेट का आना या कस्टम्स में किसी पार्सल का आना बताया जाता है। उसके बाद फिर उन पार्सल में कॉन्ट्राबैंड या ड्रग्स होने की बात कही जाती है और फिर यहीं से अगर कोई व्यक्ति इस झांसे में आ जाता है और डर जाता है तो उसके बाद फिर ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आंख खोल कर देखिए, कान लगा कर सुनिए, क्योंकि साइबर ठगी का ये अब तक का सबसे अनोखा मामला है। डिजिटल अरेस्ट में यहाँ न झूठा थाना है, न कोई फर्जी पुलिस अफसर और न ही नकली इनकम टैक्स के अफसर। यहाँ वीडियो कॉल पर पूरा फर्जी कोर्ट का सेटअप बनाया गया, फर्जी कोर्ट में पेशी करवाई गई, नकली जज से फैसला सुनवाया गया, फर्जी कागज पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया, सीबीआई की अरेस्टिंग के डॉक्यूमेंट दिखाए गए, फैसला सुनाकर एक सीधी सादी डॉक्टर का अकाउंट खाली करवा लिया गया। 1-2 लाख नहीं, पूरे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सुनने में आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। ये कैसे हुआ, इस पूरी कहानी को सुनिए और डिजिटल ठगों से सावधान रहिए। इस महाठगी की कहानी 1 अगस्त सुबह 8 बजे से शुरू होती है। लखनऊ के एसजीपीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन के मोबाइल फोन पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स कहता है कि वो ट्राई से बोल रहा है। उसने धमकी दी कि आपके नंबर से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें हैरेस किया जा रहा है, इसीलिए उनका नंबर बंद कर दिया जाएगा। रुचिका टंडन ने पहले तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें फिर एक कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने कहा कि वो मुंबई पुलिस के साइबर थाने से बोल रहा है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को आईपीएस अफसर बताया और कहा कि डॉक्टर रुचिका के फोन नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट के जरिए 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पुलिस आपको कुछ ही देर में अरेस्ट करने पहुंच रही है। ये बात सुनकर डॉक्टर रुचिका डर गईं और इसके साथ ही साइबर ठगों द्वारा ब्लैकमेलिंग और डराने का सिलसिला शुरू हो गया, जो 7 दिन की डिजिटल कस्टडी और 2.5 करोड़ के फ्रॉड पर जाकर खत्म हुआ। इसी फ़ोन नंबर से जो लिंक्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, एक मुंबई में बैंक अकाउंट बताया, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 7 करोड़ का जो पैसा है वो यूज़ हुआ है, इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है वो पैसा। और कहा होगा मैम कि मेरा तो मुंबई में कोई अकाउंट ही नहीं, मेरे अकाउंट से कैसे पैसे ट्रांसफ़र हो गए? जी, तो उन्होंने कहा कि फिर अगर ऐसा है तो एविडेंस तो आपके खिलाफ ही है और हो सकता है किसी और ने ये आप कई जगह अपना साइन करते हैं और आधार वगैरह देते हैं, तो किसी ने इस तरीके से फंसाया है आपको। तो ये कह के, लेकिन अब केस तो क्योंकि है और अगर आप यहाँ आके केस नहीं फाइट कर सकते हैं मुंबई में, तो हमें तो फिजिकली अरेस्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। 5 मिनट में पुलिस पहुँच के अरेस्ट कर लेगी। और अगर वो चीज़ नहीं चाहते तो मैं आपको डिजिटल कस्टडी में रख सकता हूँ, बट उसके लिए आपको स्काइप पर स्काइप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए एक फ़ोन खरीदवाया और उससे कॉन्टिन्यूसली मतलब वीडियो कॉल पर जुड़े रहना है। आप भी सोच सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर 7 दिनों तक कैसे डिजिटल अरेस्ट में रह सकती है, कैसे वो अपने पैसे को अननोन अकाउंट में भेज सकती है, कैसे अपनी और माँ बाप की जमा पूंजी किसी अनजाने के कहने पर ट्रांसफर कर सकती है, कैसे अपने बेटे के भविष्य के लिए जमा पैसों को किसी दूसरे के अकाउंट में भेजने को तैयार हो सकती है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, लाइव कोर्ट की स्ट्रीमिंग होती है। ठगों ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि फर्जी पुलिस थाना वाला फंडा लोग जान चुके हैं, इसीलिए वर्चुअल कोर्ट बनाकर रुचिका टंडन को इस जाल में फंसा दिया। ऐसा सेटअप तैयार किया कि डॉक्टर रुचिका टंडन यकीन कर बैठी। 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, जिसकी सजा बताई गई 20 से 30 साल, इतना डरा दिया
कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। पहले इन ठगों ने मुंबई की कोर्ट में उन्हें पेश होने को कहा। जब उन्होंने कहा कि वो लखनऊ से मुंबई कैसे आ सकती हैं, तो उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की सुविधा है। उन्हें तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक भेज दिया गया। डॉक्टर रुचिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही डॉक्टर रुचिका के पास सीबीआई के ऑर्डर की फर्जी कॉपी भेज दी गई। यकीन दिलाने के लिए सीबीआई का वाटरमार्क भी ऑर्डर कॉपी में वैसा ही दिखाया गया जैसा सीबीआई की ऑर्डर कॉपी में होता है। डॉक्टर रुचिका टंडन, जिनका केवल अपने अस्पताल और मरीजों से ही राफ्ता था, वो इस ऑर्डर कॉपी को देखकर यकीन कर बैठी। इस ऑर्डर को पहली बार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नकली लेटर है। इसमें बाकायदा हेडिंग में ही लिखा है कंसेंट फॉर डिजिटल कस्टडी, यानी रुचिका टंडन को डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। ये जरूरी है और इसके लिए रुचिका टंडन अपनी सहमति दे रही हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोर्ट रूम सज गया। जज साहब बैठ गए थे, सरकारी वकील मौजूद था, कटघरा भी था, नोटरी और अर्दली भी थे। रुचिका समझ ही नहीं पाई कि ये सब कुछ नकली है। रुचिका ने जज साहब को बताया उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो जज साहब ने कहा लेकिन सबूत तो आपके खिलाफ हैं, अकाउंट नंबर से जो फोन लिंक है वो तो आपका है। फिर जज साहब ने कहा कि फैक्ट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। रुचिका अपने सारे अकाउंट डिटेल दें, आधार नंबर दें। फिर नकली जज ने आदेश दिया कि रुचिका अपने अकाउंट से सारा पैसा सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर वो निर्दोष साबित होती हैं तो उनका पैसा लौटाया जाएगा और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक रुचिका डिजिटली अरेस्ट रहेंगी, हर वक्त कैमरे के सामने रहेंगी। इसकी जानकारी किसी को नहीं देंगी। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। हाँ जी, वो उन्होंने कम से कम 2-3 बार मेरी कोर्ट में हियरिंग कराई थी। तो उसमें एक जो डिजिटली मतलब उसमें फ़ोन से कनेक्टेड रहते थे वीडियो कॉल से, एक कोई जज आते थे जिनका आईडी और लोगो बन के आता था सीबीआई का अपने, वो एक जज आते थे कोर्ट में, एक सीबीआई ऑफिसर आते थे, एक ये आईपीएस ऑफिसर जो थे वो रहते थे। और पूरी कोर्ट में हियरिंग होती थी और एक वो ये भी बताते थे कि जो जो अकाउंट्स से जो की इन्फॉर्मेशन है और जो पैसा ट्रांसफ़र आप कर रहे हो उसको नोटरी को नोट करने को भी बताते थे। और फिर वो अपने नोटरी से कह के एक अकाउंट देते थे मुझे कुछ समय के बाद, तो उसमें पैसा बताते थे ट्रांसफ़र करने को। और तो उन्होंने मतलब कोर्ट का पूरा आवाज़ आती थी, कोर्ट सीन लगता था, दिखता नहीं था क्योंकि उनके लोगोस थे, बट पूरी आवाज़ आती थी और खड़े होना होता था कोर्ट जज के आने पर, और उसी तरीके का माहौल बनाया हुआ था। जरा सोचिए, एक अकेली महिला जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है, बेटे की, बूढ़ी माँ की, अगर उसे लाइव कोई जज गिरफ्तारी के लिए कहेगा तो वो क्या करेगी? वही करेगी जो डॉक्टर रुचिका टंडन ने किया। जज साहब का ऑर्डर सुनकर रुचिका बुरी तरह से डर गई और डिजिटल अरेस्ट होना मंजूर कर लिया। जैसे फर्जी जज ने उनसे कहा वो वैसा ही करती गई। घर में, अस्पताल में, गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त स्काइप पर फोन के सामने रही और डॉक्टर रुचिका ने इन 7 दिनों में अपने सारे अकाउंट से 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। फर्जी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे गए और इन्हें इस तरह से साइक कर दिया गया कि ये 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रहीं। इस दौरान ये कहीं जाती भी थी तो स्काइप ऑन रहता था और कार चलाते वक्त भी इन पर लगातार ये गैंग निगरानी रखता था। फिर उसके बाद घंटों इनसे सीबीआई के नाम पर या अन्य एजेंसियों के नाम पर इंटरोगेशन किया। इनके बारे में सारी व्यक्तिगत जानकारी और इनकी सारी फाइनेंशियल जानकारी, इनके खाते, इनके अन्य पर्सनल जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी इनसे ले ली गई। और उसके बाद इन्हें डर दिखाकर फोर्स किया गया कि ये कई कॉरपोरेट अकाउंट्स या अन्य अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र करें। इस प्रकार से 7 दिनों में इनसे 2 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर कराए गए। जब तक डॉक्टर रुचिका समझ पाती तब तक वो ठगों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई
उनको ट्रांसफर कर चुकी थी। जब साइबर फ्रॉड्स ने डॉक्टर रुचिका को कहा अब वो अस्पताल जा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, तब डॉक्टर रुचिका को इंटरनेट से इस तरह की जानकारी का पता चला, जिसके बाद वो पुलिस के पास गई। मामला 2.5 करोड़ के फ्रॉड का था, इसीलिए एसटीएफ को इसे क्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ और एसटीएफ ने इसे कैसे क्रैक किया। दरअसल साइबर ठगों ने पैसे ट्रांसफर कराने का बहुत ही सेफ रूट तैयार किया। कई अलग अलग नाम के अकाउंट से पहले करंट और कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, फिर उनसे छोटे छोटे मल्टीपल अकाउंट में ब्रेक लगाकर उनसे पैसे ट्रांसफर कराए गए, फिर उनसे डिजिटल अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया गया। डिजिटल से फिर बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर यूएसटीडी खरीदी गई। यूएसटीडी खरीद करके इन पैसों को सेफ रूट कर दिया गया। यूएसटीडी यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी डॉलर को कहा जाता है। ये डॉलर्स का एक डिजिटल क्वाइन होता है जो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर आसानी से एक्सचेंज किया जाता है। पैसे को यूएसटीडी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से बैंक डिजिटल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। इस गैंग के जो छोटे प्यादे थे उन्होंने यूएसटीडी खरीदा। गैंग के कुछ मेंबर्स के अकाउंट में 1-1 लाख डिफरेंट अकाउंट से भेजे गए। तो जो नीचे के लेयर के लड़के थे जिन्होंने यूएसटीडी बाय किया, पैसे उनके अकाउंट में 1 लाख डिफरेंट अकाउंट से भेजे गए, जिनको वो जानते भी नहीं थे। टेलीग्राम के ऐप के माध्यम से केवल एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे। यूएसटीडी सेलर बायर ग्रुप्स है, उसमें बहुत सारे, आप जब कभी उसको सर्फिंग करेंगे तो देखेंगे बहुत से मल्टीपल चैनल्स हैं जिसमें यूएसटीडी बाई होती है, सेल होती है, किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती है। तो ये बाइनेंस पे ऐसे बहुत से अकाउंट को लेते थे, फिर उसकी ऐड लगा करके अपने पैसा उन्हीं अकाउंट से भेज दिया गया था। उन अकाउंट से सीधे नहीं भेजा गया था। पहले फर्स्ट स्मॉल अकाउंट से मल्टीपल लेयर के अकाउंट में, लेयर अकाउंट से डिजिटल अकाउंट्स में, डिजिटल अकाउंट से फिर बाइनेंस में पैसे भेजे गए थे और उनके ऐड में पैसा भेजने वाला तीसरा आदमी कहीं और का होता था और पैसा जिसके अकाउंट में आता था वो कहीं और का होता था। फिर यूएसटीडी जो परचेज करता था वो बाइनेंस वर्चुअल कॉइन के अकाउंट में रहता था। तो निश्चित तौर पे इसमें एक साथ करने पे मॉडल्स पे भी चूंकि हम लोग काम कर ही रहे हैं सारे मॉडल्स पे, तो बहुत तो नहीं बता सकते। ये जान लीजिए कि काफ़ी सर्विलेंस करने पे कुछ हमको ऐसी चीज़ें मिली जिससे हम लोग कनेक्ट कर सके कि कौन से पैसे, कौन सी आईपी, कौन से सर्वर यूज हो रहे हैं। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। फिर डिजिटल ट्रेल इसकी जुटाई गई, एक काफ़ी बड़ा चार्ट बनाया गया, पूरा वॉर रूम टाइप बना इसका, कि सारे अकाउंट्स के एक फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिर बाईबैक कैसे शुरू हो रहा है, इस पूरी चीज़ के इसको स्टडी करते हुए कि डिजिटल कॉइन से कैसे वर्चुअल कॉइन को कैसे इनकैश किया जा रहा है। साइबर ठगों ने इतना बड़ा फ्रॉड ऐसे नहीं किया, बकायदा इसके लिए एक बड़ा रैकेट तैयार किया गया और उन लोगों को तैयार किया जिन्हें पैसों की जरूरत थी। अब तक इस गैंग के 16 मेंबर पकड़े जा चुके हैं, जिसमें इसका सरगना गोपाल नेवी में काम कर चुका है। इसने कई पढ़ने वाले लड़कों को जल्द पैसा कमाने का लालच देकर अपनी गैंग में शामिल किया। अब तक पुलिस सभी पैसों की रिकवरी नहीं कर पाई है, लेकिन इस पूरी ठगी के ट्रेल को क्रैक कर चुकी है। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में भी ये फिक्र आई होगी कि जब डॉक्टर रुचिका जैसी पढ़ी लिखी महिला ठगी का शिकार हो सकती है तो कोई भी हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले पासवर्ड को मजबूत बनाएं, उसे या तो याद रखें या सुरक्षित जगह पर रखें। ओटीपी किसी को न बताएं। अगर संभव हो तो यूजर नेम और पासवर्ड के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन अकाउंट के पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल की तुलना में लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें जिसमें एंटीवायरस और सिक्योरिटी वॉल हो। वित्तीय लेन देन के लिए किसी के भी कंप्यूटर के इस्तेमाल से बचें। फिशिंग ईमेल्स का सतर्कता से परीक्षण करें। किसी भी अनवांटेड ईमेल या मैसेज के लिंक्स और अटैचमेंट्स को क्लिक न करें। इसी तरह एसएमएस और व्हाट्सएप पर आने वाले लिंक्स पर भी क्लिक करने से बचें। बैंक से आने वाले अपडेट्स को रेगुलरली चेक करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आपका डिवाइस सुरक्षित रहे। बैंकिंग और वित्तीय लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। अगर कोई कॉल करके कानूनी केस के नाम से डराता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर चेक करें। और इस बात को भी याद रखें कि अभी भारतीय कानून में ऐसी कोई धारा नहीं है जो शुरुआत में ही आपसे ऑनलाइन पेशी के लिए कहे या किसी केस को सुलझाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए कहे। इस तरह की कॉल सिर्फ धोखाधड़ी के लिए की जाती है। सबसे पहले तो जब भी किसी कॉल पर शंका हो उसे ब्लॉक कर दें। इस प्रकार के अगर कोई भी कॉल्स आते हैं तो सबसे पहले तो कॉल को ब्लॉक कर देना चाहिए। कॉलर को ब्लॉक कर देना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि ये सब जो तौर तरीके हैं
वो लगातार भय बनाते रहेंगे और अगर कोई भी कॉलर उनसे बात करना शुरू करेगा तो वो अपराधी इतने शातिर हैं कि वो उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे। इसके अलावा अगर कभी शक हो कि कोई गलत कॉल्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली 112 नंबर को कॉल कर देना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी आएंगे वो इस बात को क्लियर कर देंगे अथवा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ से ये कॉल्स आ रहे हैं, और 112 नंबर पर कॉल करते ही डिजिटल अरेस्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें सचमुच की पुलिस का इंटरवेंशन हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे इस प्रकार की चीज़ों को स्कूल्स में बच्चों को सिखाना आवश्यक है ताकि वो अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें।